Hello everybody, welcome to my channel. This is Professor Ivneet. So today I am going to teach you a very new subject that is organizational behavior. ये इस सब्जेक्ट की फर्स्ट वीडियो है और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि मैंने लास्ट वीक प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग भी स्टार्ट कर दिया है सब्जेक्ट और कंपनी लॉ की जो वीडियोस हैं वो साथ के साथ अपलोड होती रहेंगी. बिजनेस लॉ मेरा कंप्लीट ही होने वाला है. सो आई होप मैं बहुत जल्दी मैनेजमेंट, कॉमर्स और लॉ के सारे सब्जेक्ट्स को कवर अप कर पाऊंगी. जो लोग आज पहली बार चैनल पे आए हैं, मैं उनको बता दूं कि मैंने बहुत सी वीडियोस बना चुकी हूं. उन सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट्स में दे दूंगी. आप लोग चेक कर लीजिएगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. अब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कोई ऐसी यूनिट जहां पे बहुत सारे लोग मिलके काम करते हैं ताकि किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, किसी मकसद को पूरा कर सके. और बिहेवियर होता है कि लोग किस तरीके से रिएक्शन देते हैं किसी चीज के रिगार्डिंग, कि वो कैसे बिहेव करते हैं. अगर कुछ होता है तो लोगों को कैसा बिहेवियर होता है. तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये ऑर्गेनाइजेशन और बिहेवियर दोनों को मिलके बना है. इसमें हम क्या करते हैं, इट इज अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. हम ह्यूमंस का बिहेवियर मेजर करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बिहेव करते हैं. ठीक है, हम उनके बिहेवियर को देखते हैं, उसको मेजर करते हैं और उनको देखते हैं. उनके बिहेवियर को देखते हुए ये डिसाइड करते हैं कि उनको किस तरीके से मोटिवेट किया जा सके ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को वो अच्छे से अचीव कर पाए और ऑर्गेनाइजेशन हमारा इफेक्टिव हो सके, एफिशिएंट हो सके. ओके, अब जैसे एक इंडिविजुअल है या फिर एक ग्रुप है, वो बहुत खुश होता है अगर उसे कोई इंपॉर्टेंट असाइनमेंट दी जाती है ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, अब इंडिविजुअल का बिहेवियर भी ना डिफरेंट होता है, पर्सन टू पर्सन अलग होता है. अब कोई इंसान तो ऐसा होगा जिसे अगर कोई इंपॉर्टेंट असाइनमेंट दी जाएगी ऑर्गेनाइजेशन में तो वो बहुत खुश होगा. उसे फील होगा कि हाँ भाई, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ, मुझ पे भरोसा किया जा रहा है, तो वो बहुत खुश होगा उस इंपॉर्टेंट असाइनमेंट को मिलने से. लेकिन कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है जो नहीं चाहता है, कि वो कहेगा कि अरे भाई, अब ये काम भी मुझे को दे दिया. ठीक है, तो इंडिविजुअल का बिहेवियर भी डिफरेंट होता है, तो उनको डील करने का तरीका भी डिफरेंट होगा. तो ये सब हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में पढ़ते हैं. ओके, अब इसकी डेफिनेशन क्या है, ये डेविस और न्यूस्ट्रैम में दी है. देखो, डेफिनेशन बहुत सारी दी होंगी आपकी बुक में. आप कोई भी एक डेफिनेशन जो आपको इजी लगती है वो आप याद कर लेना. आप डेफिनेशन में चेंजेस नहीं कर सकते, आप मीनिंग में कुछ चेंजेस अपनी लैंग्वेज ऐड ऑन कर सकते हैं. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज अ स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट हाउ पीपल एक्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. इसमें हम ये देखते हैं कि लोग कैसे एक्ट करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में. ओके, अब इसकी फीचर्स क्या है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की? फीचर्स, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब एक है. ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक सिस्टमेटिक स्टडी है. मींस ये गेस के ऊपर बेस नहीं है, ये एक सिस्टमेटिक स्टडी है जिसमें देखा जाता है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ढूंढी जाती है. कॉज एंड इफेक्ट मतलब अगर कोई पर्सन किसी तरीके से बिहेव कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा, वो क्यों ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे बिहेव कर रहा है. अगर वो काम अच्छे से नहीं कर रहा है तो क्या रीजन है, हो सकता है कि उसे काम अच्छे से ना आता हो. ठीक है, तो अगर कोई काम हो रहा है, कोई बिहेवियर अगर किसी पर्सन का है, तो उसके रीजन को ढूंढना, तो इट इज अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर. ये गैस वर्क के ऊपर बेस्ड नहीं है. गैस वर्क मतलब जैसे सपोज अगर कोई इंसान सर्दी में बीमार हो जाता है तो हर पर्सन अपना गैस लगाता है ना, कि हो सकता है इसने सर्दियों वाले कपड़े नहीं पहने होंगे, या फिर कोई आके कहेगा कि हो सकता है इसने कोल्ड ड्रिंक पी ली होगी, कोई कहेगा कि नहीं इस सीजन में तो सब बीमार होते हैं. तो हर कोई अपना गैस लगा रहा है, लेकिन एक्चुअल में किसी को नहीं पता कि वो बीमार क्यों हुआ. तो ये एक गैस हो गया. लेकिन ओबी जो है वो गैस वर्क के ऊपर बेस्ड नहीं है, वो एक सिस्टमेटिक स्टडी है जिसमें अगर कोई पर्सन कुछ बिहेव करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है. देन नेक्स्ट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ ओबी. ओबी का जो सब्जेक्ट मैटर है, इसमें हम क्या देखते हैं, हम इंडिविजुअल का बिहेवियर नोट करते हैं एज एन इंडिविजुअल एज वेल एज इन अ ग्रुप. अब देखो, कोई भी पर्सन जो होता है वो हर सिचुएशन में अलग तरीके से बिहेव करता है. अगर रूल्स के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जैसे रूल्स हैं उसमें हर इंडिविजुअल कैसे बिहेव करेगा, हर वर्क प्रोसीजर में कोई इंसान कैसे बिहेव करेगा, कि इस तरीके का अगर इन्वायरमेंट है, या फिर अगर किसी कंपनी का रिवॉर्ड सिस्टम बहुत अच्छा है तो वहाँ के लोग ऑटोमेटिकली बहुत खुश रहेंगे. ओके, तो उनके सारे बिहेवियर को मेजर करना, देखना कि वो हर तरह की सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हैं, यही मैनेजर का काम होता है. ठीक है, ओबी इज एप्लीकेशन ओरिएंटेड. हम सिर्फ उनके बिहेवियर को नोट ही नहीं करते हैं, हम उसे
अप्लाई भी करते हैं, मतलब उस इंफॉर्मेशन को यूज भी करते हैं ताकि हम उसी अकॉर्डिंग मोटिवेशन टेक्निक्स बना सकें, उसी अकॉर्डिंग हम अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिजाइन करें, उसी अकॉर्डिंग उनको ट्रेनिंग दे सकें। अगर कोई, जैसे अगर ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादातर लोग काम को अवॉइड कर रहे हैं तो हो सकता है उनको काम अच्छे से ना आता हो तभी अवॉइड कर रहे हैं, तो ये रीजन हो सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम हो सकता है कि उनके लिए क्या करें, हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर दें कि ट्रेनिंग करने के बाद ये काम सीख जाएंगे तो वो काम अच्छे से कर लेंगे। या फिर वो मोटिवेटेड नहीं है तो हम कुछ ऐसे मेथड्स यूज करेंगे जिससे वो मोटिवेट हो जाए। तो हम उनके बिहेवियर को यूज करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम टेक्निक्स को डेवलप करते हैं ताकि वो अपना 100% दे सके ऑर्गेनाइजेशन में। Then next is OB is performance oriented. OB is related to performance of individual. हम OB में ये पढ़ते हैं कि इंडिविजुअल कैसे परफॉर्म कर रहा है। अगर किसी पर्सन की परफॉर्मेंस लो है तो हो सकता है कि क्यों लो है, हम सबसे पहले ये ढूंढेंगे, या तो वो मोटिवेटेड नहीं होगा या फिर उसे काम नहीं आता है। तो हम उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सपोज अगर उसे काम नहीं आ रहा है, करना नहीं आ रहा है, तभी हम काम को अवॉइड करते हैं ना, अगर हमें काम नहीं आता होता है तो हो सकता है कि हम उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हम उसे ट्रेनिंग दे देंगे ताकि वो काम सीख जाए और अपना 100% दे पाए। ओबी जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है। डिसिप्लिन का मतलब होता है सब्जेक्ट। ओबी जो है वो बहुत सब्जेक्ट्स का मिक्सचर है। इसमें हम साइकोलॉजी भी देखते हैं, इंडिविजुअल्स की साइकोलॉजी देखी जाती है। साइकोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट है। अब ह्यूमन बिहेवियर पढ़ने के लिए हमें लोगों की साइकोलॉजी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर पर्सन अलग होता है। हर पर्सन कोई एक चीज को अपॉर्चुनिटी ले सकता है और दूसरा उसी चीज को थ्रेट भी ले सकता है। तो लोगों की साइकोलॉजी पढ़नी पड़ती है। साइकोलॉजी की थ्योरीज, मेथड्स, ये सब हम यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि काम करवाना, आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अचीविंग फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए हम मैनेजमेंट को यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो ओबी जो है वो मैनेजमेंट का एक पार्ट है, क्योंकि हम इसमें बिहेवियर को स्टडी करते हैं। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन के तब तक अचीव नहीं हो सकते जब तक हम ह्यूमन जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनके बिहेवियर को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि काम किन्होंने करना है, वो ह्यूमंस ने ही करना है। अगर वो मोटिवेटेड नहीं होंगे, ठीक है, तो हम उनसे काम नहीं करवा पाएंगे, हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो मैनेजर को ओबी की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन नेक्स्ट इज ओबी इज चेंज ओरिएंटेड। ह्यूमन बिहेवियर जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होता है। अब जरूरी नहीं है आज हमें कोई चीज चाहिए, हो सकता है हमें कल को वो चीज ना चाहिए हो। ठीक है, तो ह्यूमंस का बिहेवियर चेंज होता रहता है, तो ऑर्गेनाइजेशन को भी उसी अकॉर्डिंग टेक्निक्स बनानी पड़ती है। हो सकता है आज जिस चीज से लोग मोटिवेट हो रहे हैं, आज के 10 साल बाद उस चीज से मोटिवेट ना हो, तो उनको नई नई टेक्निक्स फॉलो करनी पड़ती है समय के साथ साथ। ओके, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज रिलेटेड विद एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में हम देखते हैं कि इंसान का क्या बिहेवियर है, और हम कई बार प्रिडिक्ट भी कर लेते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम कई बार किसी इंसान के बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर देते हैं ना, कि अब ये हुआ है, अब ये देखना ये वाला इंसान जो है ये ऐसे बिहेव करेगा, अब ये ऐसा करेगा ही करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, उसने अभी किया नहीं है लेकिन उसके बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी उसी के साथ रिलेटेड है। मैनेजर उनके बिहेवियर को स्टडी करता है और वो प्रिडिक्ट करता है ये ऐसे बिहेव करेंगे, और उनको कंट्रोल करता है। कंट्रोल जहां पर भी वर्ड आएगा उसका मतलब होता है जो हमने सोचा था, ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने क्या किया, और उन्होंने जो हमने प्लान किया था और जो एक्चुअल रिजल्ट आए उसमें क्या कमी रह गई, उसको चेक करना। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन लीव्स द कंपनी। अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन कंपनी का छोड़ देता है जॉब को, तो उसके पीछे कुछ तो रीजन होगा। तो हमें उस रीजन को, जो मैनेजर है वो रीजन फाइंड आउट करता है कि ऐसा क्यों हुआ। हो सकता है कि उसको सैलरी कम लग रही हो, या फिर ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट अच्छा ना हो, या फिर उसकी टीम मेंबर्स के साथ नहीं बन रही है। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, तो जो मैनेजर है वो उन सारे रीजंस को स्टडी करता है। अगर तो वो इंसान इतना इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन पे, और अगर वो सिर्फ सैलरी की वजह से छोड़ रहा है, तो उसकी सैलरी को बढ़ा के भी आप उस इंसान को अपनी जॉब में रख सकते हो। ओके, तो ये सारी चीजें जो है वो ओबी में पढ़ी जाती हैं। ओबी इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ह्यूमन बिहेवियर अलोन।
हम ओबी में सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर ही नहीं पढ़ते हैं, हम इसमें ये भी पढ़ते हैं कि जॉब किस तरीके की होगी, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा और इन्वायरमेंट कैसा होगा जिसमें लोग काम करते हैं। ओके, क्योंकि इंसान का बिहेवियर जो है वो उन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करता है। ऑल दीज फैक्टर्स इधर हेल्प द पीपल और हिंडर देम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर जॉब। अब देखो, अगर किसी इंसान को बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, वहाँ का लोग अच्छे नहीं है, उसको अच्छा फील नहीं होता है वहाँ पे, तो आज नहीं तो कल वो उस जॉब को छोड़ देगा। तो ओबी सिर्फ ह्यूमन के बिहेवियर को ही नहीं पढ़ता है, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसके बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। तो मैनेजर को उन चीज़ों को भी पढ़ना पड़ता है, उन चीज़ों को भी देखना पड़ता है, ताकि जो इंसान है, जो लोग काम कर रहे हैं, वो अपना 100% दे सकें और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। देन नेक्स्ट इज ओबी हैज 3 लेवल्स ऑफ स्टडी। ओबी जो है हम 3 लेवल्स पे पढ़ते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे कोई कैसे बिहेव कर रहा है, ग्रुप में कोई पर्सन कैसे बिहेव कर रहा है, और एज एन ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या बिहेव कर रहा है। हो सकता है कोई इंसान इंडिविजुअली बहुत अच्छा काम करता है लेकिन ग्रुप में वो नहीं अच्छे से कर पाता है, ठीक है, या फिर इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। ओबी इज एन ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है सब कुछ अच्छा ही इमेजिन करना कि हाँ भाई जो भी होगा सब कुछ अच्छा होगा। तो ओबी जो है वो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है। हर इंडिविजुअल की अनलिमिटेड एबिलिटीज होती हैं, जरूरी नहीं है, हर इंसान में बहुत काबिलियत होती है। तो हमें ये देखना पड़ता है कि कोई इंसान अगर करेजियस है, क्रिएटिव है, तो हम उसे उसी तरीके का काम दे सकें ताकि वो अपना कंप्लीटली उस काम में, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके, उस काम को अच्छे से करके, ठीक है, ताकि उसकी टेक्निक्स को, ताकि उसकी क्रिएटिविटी को हम यूज कर सके फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ओबी हमारी साइंस भी है और आर्ट भी है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ओबी में हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पढ़ते हैं, कि अगर कोई पर्सन कैसे बिहेव कर रहा है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा, तो ये साइंस हो गई, क्योंकि साइंस में भी हम कॉज एंड इफेक्ट ही पढ़ते हैं। ओबी जो है वो एक आर्ट भी है, क्योंकि हम इसमें प्रिडिक्ट करते हैं कि कोई पर्सन अगर ऐसी कुछ एक्टिविटी हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन में तो कौन कौन लोग कैसे कैसे बिहेव करेंगे। तो सो इट इज एन आर्ट ऑल्सो। ओबी की यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, ये सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ही नहीं यूज होता, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट ऑफिस, सब जगह जो है ओबी जो है वो यूज होता है। Then next is what are the determinants और key components of organizational behavior। अब क्या determinants हैं, क्या क्या चीजें पढ़ते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में। सबसे पहले तो इंडिविजुअल। अब हर इंडिविजुअल अलग है, हर इंडिविजुअल का बिहेवियर अलग है। तो हम इसमें क्या करते हैं ओबी में, जो लोग एक तरीके से बिहेव करते हैं, मतलब बिल्कुल एक तरीके से तो नहीं होगा, जो थोड़ा बहुत सिमिलर मैनर में है उनको हम एक कैटेगरी में रख देते हैं। कुछ लोग जो एक अलग तरीके से बिहेव करते हैं उनको अलग कैटेगरी में रख लेते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग, हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम टेक्निक्स डेवलप करते हैं। जैसे अगर एक कैटेगरी ऐसी हो गई जो लोग मोटिवेट ही तभी होते हैं अगर उनको मॉनेटरी अवार्ड दिए जाएं, उनको मनी की फॉर्म में बोनस मिल सके। और कुछ कैटेगरी ऐसी हो गई लोगों की जो सिर्फ नॉन मॉनेटरी कॉम्पनसेशन से खुश होते हैं। अब नॉन मॉनेटरी कॉम्पनसेशन होता है जब लोगों को पैसे नहीं चाहिए होते मोटिवेशन के लिए, उनकी सैलरी उनके लिए इनफ होती है, लेकिन उनको क्या चाहिए होता है, ऑर्गेनाइजेशन में रिकॉग्निशन चाहिए होती है, पावर चाहिए होती है। कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी तारीफ हो, तो उनको उन कैटेगरी में रखा जाए और उनके अकॉर्डिंग टेक्निक्स वैसे डेवलप की जाए। फिर हम ग्रुप को पढ़ते हैं कि हर इंडिविजुअल जो है वो इंडिविजुअली कैसे इंडिविजुअली कैसे बिहेव कर रहा है और ग्रुप में कैसे बिहेव करेगा। एफर्ट्स आर मेड टू स्टडी व्हेन पीपल हैपन टू बी ग्रुप, कि वो किस तरीके से ग्रुप में बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन है कि नहीं, ये सब हम चीजें पढ़ते हैं। देन नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन। ऑर्गेनाइजेशन का डिजाइन भी बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डिजाइन ऐसा है कि एक पर्सन के ऊपर बहुत सारे बॉसेस हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, कि डिजाइन इतना इफेक्टिव होना चाहिए ताकि एक पर्सन जो है वो कंफर्टेबली उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सके। देन नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट। अब जरूरी नहीं है कि जिस एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे हैं वो बहुत हमारे लिए मायने रखता है। फैमिली, हमारी फैमिली, जो गवर्नमेंट, जो बाहर के फैक्टर्स हैं वो भी इफेक्ट करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सोशल फैक्टर्स कैसे हैं, लोगों का आपस के साथ कैसा है, आपको दोस्त, देखो हर इंसान जो है वो अकेला नहीं रह पाता है, हर एक को ऑर्गेनाइजेशन में भी फ्रेंड्स की ज़रूरत होती है जिससे वो बात कर सके, इनफॉर्मल रिलेशन क्रिएट कर सके। तो इन्वायरमेंट बहुत मायने रखता है। अगर आपकी सैलरी कम भी होगी, अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है तो आप वहाँ पे, अगर आप खुश हुआ, वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा है, तो आप उस जॉब को जल्दी नहीं छोड़ेंगे। तो इन्वायरमेंट को भी हम पढ़ते हैं। देन नेक्स्ट इज जॉब एंड टेक्नोलॉजी। आपने जॉब किस तरीके की दे रखी है एक पर्सन को, जॉब इटसेल्फ एट द बिहेवियर ऑफ ए पीपल। इट इज इंपॉर्टेंट टू सी दैट द जॉब अलॉटेड टू इंडिविजुअल और ए ग्रुप इज लाइक दैम बाय दैम। देखो किसी भी पर्सन को जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, अगर उसे ऐसी जॉब दे रखी है जो उसे बहुत पसंद है,
तो वो पर्सन हमेशा अपना पूरा इनपुट लगाएगा उस काम को करने के लिए और उसे पता ही नहीं चलेगा, बहुत टाइम भी हो जाएगा तो वो करता रहेगा। लेकिन अगर आप किसी काम को पसंद नहीं करते हो तो आप उसे कभी भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो आप उस पर्सन को वैसी ही जॉब दो जिसे वो करना चाहता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी भी जो है हम पढ़ते हैं इसमें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में। देखो, अगर किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स टेक्निक्स दी गई हैं काम करने के लिए तो ऑब्वियसली उसका बिहेवियर भी बहुत पॉजिटिव होगा, अदरवाइज जो इफेक्ट है वो रिवर्स हो जाएगा। ओके, तो जॉब एंड टेक्नोलॉजी ये भी हम पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में, ये भी एक डिटर्मिनेंट है। देन नेक्स्ट इज बेसिक कंसेप्ट्स और एजम्पशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। इसका क्या कंसेप्ट्स होते हैं और इसकी क्या एजम्पशंस होती हैं। अब एजम्पशंस 2 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ पीपल एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले नेचर ऑफ पीपल के बेस पे क्या एजम्पशन है। सबसे पहली एजम्पशन तो ये है कि इंडिविजुअल की ट्रेड्स होती है, फीचर्स। हर इंडिविजुअल के अंदर अलग फीचर्स हैं, हर इंडिविजुअल एक जैसा नहीं होता है, हर कोई अलग है, हर एक का मोटिवेट होने का तरीका अलग है। कुछ लोग पैसों से मोटिवेट होते हैं, उन्हें बोनस दे दो तो वो खुश हो जाते हैं, जिनकी ज़रूरतें ज़्यादा है या फिर जिनको लगता है कि हमारी सैलरी कम है तो उनको बोनस दोगे तो वो उसी से मोटिवेट हो जाएंगे और काम करेंगे। कुछ लोगों को मोटिवेशन जो है वो नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव से होता है। ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए होता है जो बहुत हायर पोजीशन पे होते हैं, दे आर ऑलरेडी अर्निंग अ लॉट ऑफ सैलरी, लेकिन उनको नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स चाहिए होते हैं, उन्हें तारीफ चाहिए होती है, उन्हें रिकॉग्निशन चाहिए होता है ऑर्गेनाइजेशन में, उनको पावर चाहिए होती है, तो आप उनको वैसे मोटिवेट कर सकते हैं। देन इंडिविजुअल इन टोटलिटी, हम इंडिविजुअल को सिर्फ एक ही चीज़ पे जज नहीं करते हैं, हम उसे टोटल लेते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक इंडिविजुअल काम कर रहा है तो उसकी क्या फीलिंग्स है, उसकी क्या ज़रूरतें हैं और उसकी फैमिली भी उसके साथ ही रहती है और फैमिली का क्या इफेक्ट है उसके ऊपर। अब देखो, अगर किसी की फैमिली लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो वो ऑर्गेनाइजेशन में वो इंसान जो है अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। अगर उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो मैनेजर को उन चीज़ों को भी स्टडी करना पड़ता है कि कहीं वो एम्प्लॉय डिस्टर्ब तो नहीं है किसी वजह से। देन नेक्स्ट इज नो बिहेवियर इज रैंडम। अगर कोई पर्सन किसी भी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में बिहेव करता है तो उसका बिहेवियर रैंडम नहीं होता है, सडन नहीं होता है। जैसे हम कहते हैं ना, अरे इसको क्या हुआ, इसने एकदम से ऐसे कैसे बिहेव कर दिया, तो देयर मस्ट बी सम रीजन। कोई इंसान अगर एकदम से बहुत एग्रेसिव हो जाता है तो उसके लिए उसके पीछे कोई रीजन हो सकता है वो किसी टेंशन से गुजर रहा है। तो सेम केस विद हेयर कि यहाँ पे क्या है, अगर एक एम्प्लॉय अपनी बॉस के अगेंस्ट जा रहा है कोई पर्टिकुलर पॉइंट तो उसके पास जरूर कोई ना कोई रीजन होगा उस चीज के रिगार्डिंग, तो मैनेजर को उन चीजों को देखना पड़ता है। देन डिजायर फॉर इन्वॉल्वमेंट, ये नेक्स्ट एजम्पशन है। ये मानी जाती है कि हर एम्प्लॉय जो है वो चाहता है कि उसे इन्वॉल्व किया जाए इंपॉर्टेंट डिसीजन में, क्योंकि ऐसे वो इंपॉर्टेंट फील करता है। उसे लगता है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन में लिया जा रहा है तो उससे भी पूछा जाए, उसकी भी एडवाइस ले ली जाए तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा अगर उसकी एडवाइस ली जाए। ओके, देन ह्यूमन बीइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक टूल। ह्यूमन बीइंग को इकोनॉमिक टूल नहीं माना जाना चाहिए। नेक्स्ट एजम्पशन है कि ऐसा नहीं है कि आप ह्यूमन से कितना भी काम करवा सकते हो, बस उसे पैसे देते जाओ और वो करता जाएगा। नहीं, हम उसे इकोनॉमिक टूल नहीं मान सकते। देखो, अगर आप किसी इंसान को बहुत अच्छी सैलरी दे रहे हो लेकिन रोज उस इंसान को बुला के उसकी बेइज्जती कर रहे हो तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बहुत असर पड़ेगा। वो आज नहीं तो कल आपकी जॉब को छोड़ देगा। ठीक है, तो हर इंसान के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। तो इंसान को हमें इकोनॉमिक टूल नहीं मानना है, हमें उसके साथ ह्यूमन ट्रीटमेंट रखना बहुत ज़रूरी है, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स में अचीव करने में हेल्प कर पाएगा। देन नेक्स्ट इज एजम्पशंस बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन के नेचर पे क्या क्या एजम्पशंस बेस्ड है। सबसे पहली है, ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल सिस्टम है। ठीक है, सोशल मीन्स सोसाइटी से जुड़ा हुआ, ठीक है, सिस्टम मीन्स एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल सिस्टम है जिसको लोग डेवलप करते हैं। ठीक है, तो लोगों का आपस में रिलेशन फॉर्मली भी होता है, इनफॉर्मली भी होता है। फॉर्मली रिलेशन होता है जैसे बॉस का अपने सबॉर्डिनेट के साथ रिलेशन, इनफॉर्मली जैसे फ्रेंड्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो मैनेजर को ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ एक अच्छा बिहेवियर रखे, तो ये ऑर्गेनाइजेशन को एक सोशल सिस्टम की तरह मान के चले। देन नेक्स्ट इज म्यूचुअल इंटरेस्ट। ये सेकंड अजम्पशन है। म्यूचुअल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि दोनों को ही उस काम में इंटरेस्ट है, म्यूचुअल। बोथ एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशन हैव म्यूचुअल इंटरेस्ट। अब ऑर्गेनाइजेशन की एब्सेंस में एम्प्लॉयज अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर सकते और एम्प्लॉयज की एब्सेंस में ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो सकते। अगर एम्प्लॉयज नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव करेगा। ओके, देन नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो हम क्या क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में। सबसे पहले बिहेवियर एनालिसिस।
सबसे पहले इंसानों के बिहेवियर को एनालाइज का मतलब होता है डिटेल स्टडी करना, उसको डिटेल से पढ़ा जाता है कि कोई इंसान इंडिविजुअल लेवल पे कैसे बिहेव करता है, उसका क्या एटीट्यूड है, उस कैसे मोटिवेट होता है, उसका कितना कॉन्फिडेंस है, क्या वो सेटिस्फाइड है अपने काम से या नहीं है। फिर ग्रुप लेवल में पढ़ा जाता है कि वो ग्रुप में कैसे बिहेव करता है, कहीं उसकी किसी के साथ लड़ाई तो नहीं है, उसको कितनी पावर दी गई है, क्या उसमें लीडरशिप क्वालिटी है, क्या वो कम्युनिकेट कर पा रहा है अपने साथ के लोगों के साथ। फिर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी उसके बिहेवियर को पढ़ा जाता है, देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज क्या है। तो ये तीनों लेवल पे बिहेवियर को एनालाइज किया जाता है। देन नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर। अब हमने एनालाइज कर लिया है, अब हम एक पर्सन के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इट इज फाउंड दैट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए पर्टिकुलर एम्प्लॉय इज वीक। हमने बिहेवियर स्टडी करा और हमने देखा कि एक एम्प्लॉय जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, ऑनेस्ट भी है, 100% दे रहा है अपना ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन उसकी फाइनेंशियल पोजीशन वीक है। तो हम उसे मोटिवेट कैसे करेंगे? हम उसे मॉनिटरी मोटिवेटर्स देंगे। मॉनिटरी मतलब उसे बोनस दे सकते हैं, उसे एक्स्ट्रा पैसे दे के हम उसे मोटिवेट कर सकते हैं। देन प्रिडिक्शन ऑफ बिहेवियर। अब हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि कोई पर्सन का बिहेवियर ऐसा है, इस तरीके का है, तो हम उसके बिहेवियर को प्रिडिक्ट भी कर लेंगे कि कल को अगर ऐसा कुछ होगा तो ये पर्सन तो ऐसे बिहेव करेगा, ठीक है, या तो ये काम को, चैलेंजिंग वर्क को ले लेगा, या फिर ये काम को अवॉइड करेगा। तो मीन्स हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं किसी पर्सन का बिहेवियर। देन नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ द बिहेवियर। अगर एम्प्लॉयज का बिहेवियर एडवर्स है किसी सिचुएशन में, तो हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि हम ऐसा क्या करें कि उनके बिहेवियर को नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सके। हम फैक्टर्स ढूंढेंगे कि किस वजह से वो लोग जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे बिहेव कर रहे हैं, हम उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे उन फैक्टर्स को, ताकि जो लोग हैं उनका बिहेवियर हम पॉजिटिव कर सके। Then next is organizational effectiveness. Here organizational effectiveness is examined, which means checking the effectiveness of the action taken. अब हमने लोगों के बिहेवियर को पढ़ा, समझा, प्रिडिक्ट किया और एक्शन लिया, ठीक है, कि हम क्या ऐसा करें कि उनके बिहेवियर को पॉजिटिव कर सके। तो हमने जो किया, हम ये चेक करेंगे कि क्या उसका कोई फायदा हुआ उस एक्शन का, क्या ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस बढ़ी कि नहीं बढ़ी। देन नेक्स्ट इज, दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ ओबी। इसमें क्या करते हैं हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट करे थे और फिर एक्चुअली जो हमारे पास रिजल्ट्स आए, ठीक है, हमने लोगों को मोटिवेट किया, ठीक है, फिर इसमें हम ये चेक करेंगे कि क्या जो हमने सोचा था क्या वो अचीव कर पाए हम। अगर नहीं कर पाए तो डेविएशन कहाँ हो गई। डेविएशन मतलब जो इन दोनों में फर्क रह जाता है, जो हमने सोचा था और जो नहीं हुआ, जो फर्क रह जाता है, हम उसे ढूंढते हैं कि क्या कमी रह गई, कहाँ पे हमसे गड़बड़ हो गई। हम नेक्स्ट टाइम फिर से उसी प्रोसेस को दोबारा से स्टार्ट करेंगे और उसे अचीव करने की कोशिश करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। सो आई होप आपको आज का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कमेंट सबके पढ़ती हूँ। और हाँ, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है और आप आगे फर्दर भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू।